विद्यार्थियों, आपके ग्रुप के ऊपर में इसके पहले मैंने कुछ स्टडी मटेरियल्स की पीपीटी और एक लेक्चर भी दिया था, और बीच में क्वेश्चन पेपर के कलेक्शन के हिसाब से आपको एक 6 या 7 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल्स मैंने दिया है एक्सरसाइज के लिए। आज उसमें से जो गणित नंबर 1 है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 विच इज रिलेटेड विद नागपुर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन विंटर 2013, उसको हम आज सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब रही बात दूसरी, जिस समय न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जैसा आप वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देखिए, तो आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिखाई देगा। नहीं दिख रहा होगा तो भी आप अपने साथ में उसे लेकर के बैठिए। जनरली रिसीव पेमेंट अकाउंट आपके सामने दिया होगा, उस रिसीव पेमेंट अकाउंट और एक कुछ एडजस्टमेंट नीचे दिया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसीव पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट, नाउ वी विल हैव टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम प्रोफेशन of advocate Quran. The normal ruled out is as particular rupees, total rupees. The heading should be there. Computation of income from profession of advocate Quran. If the person is advocate, then you write here the advocate Quran. If person is doctor, then you write here the doctor. If person is a chartered accountant, then you can write the chartered accountant. And the assessment year 2020-21, this is universal. जब तक आप अभी एमकॉम पास नहीं होते हैं तब तक आपका असेसमेंट ईयर 2020-21 रहेगा, आपका प्रीवियस ईयर 2019-20। बट बिफोर मेक द सॉल्यूशन, मैं कुछ फंडामेंटल्स बातें आपको बता रहा हूँ, जिस यू प्लीज कीप इन योर माइंड व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। नंबर 1, as per receipt payment account, the receipt side is normally related with income, but in the receipt side, the income which is not relating to profession will not be considered as the income from profession. Professional income receipt side में होगी, लेकिन इसका मतलब सारी receipt side प्रोफेशनल इनकम है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। रिसीट साइड की ऐसी इनकम जो प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, वो प्रोफेशनल इनकम नहीं मानी जाती। देन नेक्स्ट, जो पेमेंट साइड है आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, पेमेंट साइड इज रिलेटेड विद प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। अगेन द सेम रूल, ऑल द पेमेंट आर नॉट द प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। Therefore, in the payment side, the expenses which is not relating to profession will not consider as a professional expense. Now, number 3, in the payment side, the some expenses relating to both the profession and personal. कुछ खर्च ऐसे होंगे जो पर्सनल भी होंगे, प्रोफेशनल भी होंगे, और उसके लिए आपको पेमेंट के साथ साथ एडजस्टमेंट दिखाई देगा। अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो पेमेंट में लिखा है, उसके बारे में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के एडजस्टमेंट में चीज़ें लिखी होती है कि वो प्रोफेशन है कि पर्सनल है, या कितना प्रोफेशन है कितना पर्सनल है। सो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इन द एक्सपेंडिचर, द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड प्रोफेशन will consider as a professional expenses, rest of the expenditure will not consider. तो एक बार फिर से रिवाइज कर दूं मैं, receipt which is not related with profession will not consider professional income, the payment which is not related with profession again will not consider as a professional expenses, then the expenditure which is related with profession and personal both, so the part of profession will be considered as a professional expenditure, rest of the part will not consider at all. Then, as far as concerned the gift received only from client is a professional income. Rest of the gift is not a professional income. Then, as far as concerned the assets, जब आप पेमेंट साइड में जाएंगे तो वहाँ पर कई प्रकार की असेट्स दिखती है। इसका मतलब है असेट परचेज किया, ये पेमेंट है, लेकिन वो प्रोफेशनल एक्सपेंसेस नहीं है, बिकॉज इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो असेट्स को डायरेक्ट कंसीडर नहीं करना है, लेकिन असेट्स का डेप्रिशिएशन कंसीडर करेंगे। अब मैं आ रहा हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखिए, इसकी सबसे पहली स्टेप है ए पोर्शन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैलकुलेट करने के लिए यू गो थ्रू द रिसीट साइड। रिसीट साइड की पहली आइटम आपको दिख रही है ओपनिंग कैश बैलेंस।
तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इन द रिसीव पेमेंट साइड इफ देयर इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, चाहे ओपनिंग बैलेंस हो या पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस हो, वो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का पार्ट नहीं है, उसको छोड़ दो। यस, चल आइए नेक्स्ट। आर्बिट्रेशन फीस 2,40,000, लीगल फीस 30,000, both are related with his profession of advocate as it will be included here in the income from profession। ये आर्बिट्रेशन फीस और लीगल फीस, मैदानी फीस, ये दोनों कानूनी भाषा है। ये फीस उस वकील की प्रोफेशनल इनकम है, इसीलिए ये यहाँ पर प्रोफेशनल इनकम के रूप में आई। अब आगे चलते हैं तो वहाँ लोन फ्रॉम बैंक। तो देखिए इनकम फ्रॉम डिफरेंट हेड्स और इनकम विच इज नॉट इनकम। अब लोन उसने लिया तो लोन लेना है, कभी भी इनकम होती है क्या? लोन हमने लिया है तो वापस करना पड़ेगा, देयरफॉर वो इनकम वैसे भी नहीं है। लोन किसी भी काम के लिए लिया, लोन वापस करना है, वो इनकम नहीं है। फिर आइए आ रहे रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है। फिर नेक्स्ट स्टेप दिख लिया आपको इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट है। देन डिविडेंड ऑन यूटीआई म्यूचुअल फंड, वैसे भी म्यूचुअल फंड का जो डिविडेंड है फिर से अगेन ये कोई उसके प्रोफेशन का पार्ट नहीं है। तो शेयर्स ऑफ HUF, हिंदू अविभक्त परिवार का उसका जो हिस्सा है, ये भी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का पार्ट नहीं है। तो रिसिप्ट साइड में से केवल 2 ट्रांजेक्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन वो आ गए। अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट पर। तो जब हम एडजस्टमेंट पर जाते हैं तो आप देखिए एडजस्टमेंट के अंदर में पहला एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, दूसरा भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, लेकिन आपको वहाँ पर 5वें नंबर का एडजस्टमेंट में दिख रहा है गिफ्ट रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम ए क्लाइंट विच इज नॉट इंक्लूड इन द अबाउ स्टेटमेंट। अबाउ स्टेटमेंट मतलब जो रिसीव पेमेंट बना करके दिया है उसमें 10,000 रुपये इंक्लूड नहीं हुए हैं जो कि आपको आपके क्लाइंट से गिफ्ट मिले। मैंने आपको प्रॉब्लम में पहले ही बता दिया था, कुछ रूल याद रखो कि गिफ्ट के बारे में रूल्स है कि व्हेन इट इज रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट ओनली देन इट इज एन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, अदरवाइज नो। गिफ्ट क्लाइंट से मिला है, इनकम है, देयरफॉर प्रोफेशनल इनकम। हम इसे टोटल करके आउटर में लिख रहे हैं 2,80,000 सिंपल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ये रिसिप्ट में से आ गया। अब हम पेमेंट साइड जाएंगे और उसमें से हमें प्रोफेशनल एक्सपेंसेस निकालना है। जैसा कि मैंने आपको देखिए पहले बताया था कि एक्सपेंसेस नॉट रिलेटिंग टू प्रोफेशन विल बी नॉट कंसिडर एज ए एक्सपेंसेस फॉर प्रोफेशन। तो अब वो कौन से है? तो पेमेंट की फर्स्ट आइटम स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी का मीनिंग है कि वकील का खुद का अपना ऑफिस है, उसने जो कर्मचारी वहाँ रखा है, so he pay the salary, therefore it is an expenditure related with profession 56,000. Next, professional books means purchase the books. Books is equal to assets. Simple rule, asset purchase किया है, capital expenditure है, revenue expenditure नहीं है, first stock expenditure में नहीं आएगा। इसका हम डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे जो थोड़े देर के बाद देखेंगे। नेक्स्ट, जर्नल सब्सक्रिप्शंस। जर्नल सब्सक्रिप्शंस का मीनिंग होता है ये वकील है, वकील पेशे से रिलेटेड जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है, इंस्टीट्यूट होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होता है, वो फोर्टनाइटली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली ऐसी मैगजीन्स निकालती हैं जिसमें उनके वकीली प्रोफेशन से रिलेटेड कई प्रकार के आर्टिकल छपते हैं। ये वकील खुद उसमें प्रिंट कर सकता है जो उनके वकीली पेशे को डेवलप करने के काम में आते हैं। उसका जो उसने सब्सक्रिप्शंस भरा है, जो शुल्क भरा है, जो चंदा भरा है, वर्गणी दिया है, वो है जर्नल सब्सक्रिप्शन। इट इज अ प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। आगे चलते हैं रिफ्रेशमेंट। एक वकील के नाते उसके जो क्लाइंट उसके ऑफिस में आ रहे हैं उनको जो कुछ भी रिफ्रेश कर रहा है, देयरफॉर रिफ्रेशमेंट इज ए प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर। ऑफिस रेंट, उसका अपना ऑफिस है, किराए पर लिया हुआ है, देयरफॉर दिस इज रिलेटेड विद हिज प्रोफेशन। नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सपेंडिचर। नाउ यू लुक द एडजस्टमेंट। यदि टेलीफोन एक्सपेंडिचर के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आपको उसको प्रोफेशनल मान के पूरा लिखना है। देखिए यदि एडजस्टमेंट दिया तो एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ कि 1/4 ऑफ द टेलीफोन एक्सपेंडिचर आर नॉट प्रोफेशनल। तो फिर प्रोफेशनल है कितना? 3/4। तो टेलीफोन एक्सपेंडिचर 80,000 का, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा के दिया आपको
पार्ट ऑफ प्रोफेशनल विल बी कंसिडर एज ए प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर। तो 18,000 का 3/4 प्रोफेशन है वो यहाँ पर आ गया। देन प्रिंटिंग चार्जेस, वकील है तो उसको कई प्रकार के फॉर्मेट फाइल्स प्रिंट करनी पड़ती है, उसका एक्सपेंडिचर ये प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर है। देन इलेक्ट्रिक एक्सपेंडिचर, if there is a no adjustment we presume the electric charges are paid for office electricity, but there is again adjustment, और एडजस्टमेंट में उसने बोला हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रिक एक्सपेंडिचर है इसमें से आधा इलेक्ट्रिक एक्सपेंडिचर उसके हाउस से रिलेटेड है, देयरफॉर वो पर्सनल हो गया। सो प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर अगेन इसमें से 50% यहाँ निकल करके आ गया। नेक्स्ट कार एक्सपेंसेस, ये है कार, उसके पास कार है, अब कार का जो खर्चा कर रहा है तो गणित में साफ बोला थे कार का यूज़ वो अपने वकीली पेशे के भी लिए कर रहा है और इंडिविजुअल काम के लिए कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो वो घर से निकल रहा, कोर्ट गया, कोर्ट का काम हो गया, वापस मार्केट से घूमते हुए यदि अपने घर का सामान लेकर के आता है तो कार का उपयोग सवेरे निकला, ऑफिस में गया, ये ऑफिशियल यूज़ हो गया, ऑफिस से निकल कर मार्केट गया, घर का सामान लेके घर को वापस आया, ये उसका पर्सनल वर्क हो गया। मतलब कार आर बीइंग यूज्ड फॉर बोथ ऑफिस एंड पर्सनल पर्पस, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क और यूटिलाइजेशन ऑफ कार दैट एक्सपेंडिचर विल आल्सो बाइफरकेट इन प्रोफेशन एंड पर्सनल एंड इट विल बी डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि 50% कार का यूज पर्सनल है तो 50% ऑफिशियल है। ये देखिए 7,000 का टोटल खर्चा है, उसका 1/2 3,500। नेक्स्ट द बार एसोसिएशन फी, नाउ हियर इज द बार एसोसिएशन मींस इट इज you don't take it otherwise, bar association means it is an association of advocate। आप कोई भी कचहरी में चले जाइए वहाँ पर बार रूम दिखाई देता है। बार रूम का मतलब होता है ऐसा ऑफिस जहाँ पर वकीलों के आराम करने की या बैठने की या चर्चा करने की जगह है, और वकीलों का समूह इज इक्वल टू बार एसोसिएशन एंड दैट्स व्हाई दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोफेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर उसके फिर आगे आप चलते हैं तो आगे उसमें आपको दिखाई देगा, देखिए कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ पेमेंट में दिया हुआ। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ का मतलब ये प्रोफेशनल एक्सपेंसेस नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए उसके जो कर्मचारी है वो कर्मचारियों के पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो उसका प्रोविडेंट फंड है उसमें ही अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, दिस इज नॉट ए प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। उसके बाद में उसने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किया, अगेन दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। जिस तरह से असेट परचेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, साइमल्टेनियसली एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय एडवोकेट खुराना इज अगेन नॉट अ प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। तो फिर पेमेंट में का देखिए कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ भी यहाँ पर नहीं आया है और एनएससी परचेज क्या वो भी नहीं आया। अब लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, अगेन मैं आपको सबसे शुरू में कहा हूँ कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो पहले हमने इनकम निकाली 2,80,000। नाउ वी मेक द टोटल ऑफ ऑल द प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, दिस इज 1,02,000। नाउ अवर थर्ड स्टेप सी, वन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 280, बी एक्सपेंसेस ऑफ प्रोफेशन 1,02,000। नाउ पॉइंट सी, दिस इज द ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी मींस इनकम फ्रॉम प्रोफेशन लेस इनकम एक्सपेंसेस फ्रॉम प्रोफेशन 280 minus 1,02,000, therefore balance would be 1,78,000. Now come to the point, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि पेमेंट में से हमने दो बातें छोड़ी है। एक तो वो पेमेंट जो प्रोफेशन से रिलेटेड थे ही नहीं, वो 3 थे। एक तो क्लोजिंग बैलेंस था, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ था और एनएससी परचेज था। लेकिन इसके अलावा हमने और 3 बातें हैं जो अभी तक एक्सपेंडिचर में कंसीडर नहीं की, वो आपको पता है। तो 3 कौन सी है? एक तो कार आपने नहीं लिखा है, कंप्यूटर नहीं लिखा है और बुक नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये देखिए मैंने रूल्स बताया था कि असेट परचेसेस विल नॉट कंसीडर एज ए प्रोफेशनल एक्सपेंसेस बट डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। क्योंकि उन असेट्स का डेप्रिसिएशन डिडक्शन के लिए अलाउड होता है एंड दैट्स व्हाई assets of purchase was not expenses of profession. Now we will consider here as a sub point D, depreciation allowed on assets. Now so first आएगा कार।
The cost of car are given in the problem 2,50,000. The rate of depreciations are given in the adjustment 15%. But car are being utilized 50% 1/2 for office and 1/2 for individual. So the portion of profession will consider here. 2,50,000 की कार का 15% डेप्रिशिएशन और कार आधी प्रोफेशन के काम में आ रही है, इसलिए टोटल डेप्रिशिएशन का 50%, 2.5 लाख का 15% जो हो रहा है उसका 50%, 18,750, 18,000